एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम पार्ट 2 करेंगे, जो कि हमें यहाँ से करना है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे का रिकैप कर लेते हैं कि कैसे फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी में क्या था और क्या कौन राजा था और क्या क्या सिचुएशन वहाँ पे चल रही थी। क्या था फ्रांस सोसाइटी में, जैसे आपको पता है कि 1774 में लुई 16 जो था वो फ्रांस का राजा बनता है। और जिस टाइम वो फ्रांस का राजा बनता है उस टाइम पे क्या था, फ्रांस की जो सिचुएशन थी, फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। जो फ्रांस के जो लोग थे उनको जो रिसोर्सेज थी वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से जो राजा था वो टैक्स बढ़ाए जा रहा था। और ऊपर से क्या था, जो फ्रांस था उसने अमेरिका की 13 कॉलोनीज थी उनको भी इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ब्रिटेन से उसमें भी हेल्प करी थी, जिसकी वजह से फ्रांस पे और ज़्यादा डेट हो गया था और ज़्यादा लोन बढ़ गया था। आप जिसको बोल सकते हो कर्जे में डूब गया था फ्रांस। और एक और चीज़ थी फ्रांस में, जो फ्रांस सोसाइटी थी वो फ्यूडल सिस्टम या फिर ओल्ड रिजीम जिसको बोलते हैं उस पे बेस्ड थी। जिसमें क्या होता है कि जो फ्रांस सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट। और मेनली जो थर्ड स्टेट था उसको ही स्टेट को टैक्स देना पड़ता था। बाकी दो जो अदर स्टेट थे, क्लर्जी और नोबिलिटी आप कह सकते हैं, उनको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिले हुए थे कि उनको सरकार को या स्टेट को कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मीन्स आप कह सकते हो कि जो सारा बर्डन था वो थर्ड स्टेट के पास था कि उनको सारे टैक्स देना पड़ता था। और जो 90% पॉपुलेशन थी फ्रांस की उस टाइम पे वो पेजेंट्स की ही थी। और क्या था कि फ्रांस में चर्च जो था वो बहुत ही ज़्यादा अपनी मनमानी करते थे। फ्रांस में चर्च खुद पेजेंट से टैक्स लेते थे, जिसको वो तीथेस बोलते थे। और इवन जो पेजेंट थे वो स्टेट को भी कुछ टैक्स देते थे, जिसको वो टाइले बोलते थे। मतलब डबल टैक्स का जो बर्डन था वो पेजेंट्स पे था, या आप कह सकते हैं थर्ड स्टेट के लोगों पे था। तो इस तरह की सिचुएशन जो फ्रांस सोसाइटी में स्टार्ट हो चुकी थी लुई 16 के टाइम पे। और आगे हम देखते हैं और आगे और क्या 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 चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है, स्ट्रगल टू सर्वाइव। जो लोगों को सर्वाइव करने के लिए भी फ्रांस सोसाइटी में स्ट्रगल करना पड़ रहा था। वहाँ पे सब्सटेंसेस क्राइसिस थे। मींस जो लोग थे उनको अपनी जीवन की जो बेसिक मींस ऑफ लाइफ है, ये लाइवलीहुड है, वो भी बहुत ज़्यादा डेंजर में थी। मींस सब्सटेंसेस क्राइसिस का मतलब होता है एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। मतलब एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन जिसमें जो बेसिक मींस है, रोटी कपड़ा मकान, वो भी बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड है। उसे भी लोग नहीं ले पा रहे हैं, उसको भी लोग अपने जीवन में नहीं उतार पाए, उस वो बिना इसके ही जीवन यापन कर रहे हैं, वो भी इंडेंजर्ड हैं, ये खतरे में। ठीक है, तो ऐसा क्या हुआ फ्रांस में कि जो लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन यापन के लिए भी। एक्चुअली में क्या हुआ था, फ्रांस में जो पॉपुलेशन थी वो 1750 में 23 मिलियन थी। लेकिन 1789 आते आते फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 28 मिलियन हो गई थी। और दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज ऑन द डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स। इससे क्या हुआ, जब लोगों की पॉपुलेशन बढ़ेगी उनकी फिर डिमांड भी बढ़ेगी। और डिमांड बढ़ेगी तो उनकी जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो उनको मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा था, फ्रांस में प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट पेज विद दी डिमांड। लेकिन लोगों की ज़रूरतों को जो सरकार थी वो फुलफिल नहीं करवा रही थी। जो अनाज था, जो प्रोडक्शन था, वो लोगों को नहीं मिल पा रहा था। मतलब जो लोगों की डिमांड से प्रोडक्शन मैच नहीं कर पा रहा था। मतलब लोग तो, जनसंख्या तो बढ़ गई थी लोगों के लिए, लेकिन जो बेसिक मीन्स की चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान, मेनली जो रोटी कपड़ा मकान है, ये चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही थी। और इवन द प्राइस ऑफ ब्रेड, जो उनका स्टेबल डाइट थी, उसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे लोग उसको नहीं ले पा रहे थे। अब वहाँ पे वर्कर्स की क्या हालत थी, जो वर्कर्स थे उन्होंने, जो उनके मालिक थे उन्होंने उनका ओनर जो थे उनके जो वेजेस थे वो फिक्स कर दिए थे कि आपको इतना ही वेजेस मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हो कि जो प्राइस था ब्रेड का वो तो बढ़ गया था। मतलब प्राइस ब्रेड का बढ़ गया था, जो महंगाई थी वो बढ़ गई थी, लोग, लेकिन लोगों की जो इनकम थी वो उतनी ही है। तो लोग उसको कैसे खरीद सकते हैं, लोग कैसे अपने जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशन फ्रांस में जो थी वो चल रही थी। अ, ऊपर से क्या हुआ था, जो फ्रांस में दो चीज़ें और हो गई, ड्रॉट और हेल। फ्रांस में ड्रॉट और हेल ने और ज़्यादा क्या कहते हैं, सब्सटेंसेस क्राइसिस पैदा कर दिए। लोगों की जो हालत थी वो और ज़्यादा ख़राब हो गई कि ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना, और हेल मतलब ओले ओले पड़ गए। और जो पूरी हार्वेस्ट थी, पूरी जो फसल थी वो ख़राब हो गई थी, और दिस लेड टू अ सब्सटेंसेस क्राइसिस। और इससे क्या हुआ, फ्रांस में एक सब्सटेंसेस क्राइसिस हो गया। मतलब लोगों को अपनी
जीने की जो चीज़ें हैं, मीन्स ऑफ लिविंग है, वो भी खतरे में दिख रही थी। तो ये सारी सिचुएशन जो फ्रांस में चल रही थी। नाउ अब इससे क्या होता है आगे, फ्रांस में एक न्यू सोशल ग्रुप आता है जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास। उसका इमरजेंस होता है, और वो कुछ वेल्दी, वो कुछ रिच पीपल भी होते हैं जो अपना ट्रेड करते हैं एंड मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को, जैसे वुलन हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गया, उसको एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। और बाकी मेंबर थे जो रिच मेंबर थे, रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, फ्रांस सोसाइटी के, उनको ये बेचते थे और उनसे ये पैसा कमाते थे। आप कह सकते हो ये थोड़ी सी वेल्दी क्लास थी फ्रांस की, मिडिल क्लास जिसको कह सकते हैं, ठीक है। और ये इसमें लॉयर्स भी थे, लॉयर्स हो गए, प्रोफेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो गए, ये सारे भी इसमें मिडिल क्लास में आते हैं। अब क्या था, ऑल दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ये लोग ये सारे एजुकेटेड थे एंड ये बिलीव करते थे कि जो भी ग्रुप में सोसाइटी में जो भी जितने भी ग्रुप हैं उन्हें बाय बर्थ कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बाय बर्थ को कुछ प्रिविलेज मिलेगा तो और जो लोग हैं वो उससे वंचित रह जाएंगे, या फिर वो उनसे वंचित, उनको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। बस जो प्रिविलेज्ड लोग हैं बाय बर्थ, जैसे आपकी क्लर्जी और नोबिलिटी हो गया, उनको टैक्स देना नहीं पड़ रहा था, लेकिन जो पेजेंट थे वही, उनको ही सारी चीजों का जिम्मा दिया जा रहा था कि वही टैक्स देंगे, और वही चर्च को भी टैक्स देंगे और स्टेट को भी टैक्स देंगे, तो डबल बर्डन इन पे थर्ड स्टेट पे बढ़ रहा था। तो यही जो लोग थे मिडिल क्लास के, आप जिनको बोल सकते हैं वेल एजुकेटेड थे, तो ये लोग इस चीज़ की डिमांड करते थे कि सोसाइटी में कोई भी बाय बर्थ किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए बेस्ड ऑन मेरिट। मेरिट के बेस्ड पे उनको कुछ पोजीशन है जो भी सोसाइटी में वो मिलनी चाहिए। और जो ये आइडियाज़ हैं, ये बड़े बड़े जो फिलोसफर्स आपके हो गए, रूसो, लॉक, रूसो हो गए, जॉन लॉक हो गए, और जैकिन जून रूसो हो गए, इन सारे इन लोगों ने भी अपने बुक्स में ये सारे आइडियाज़ दिए हैं। किस पे बेस्ड होने चाहिए ये सारे आइडियाज़? ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। कि भाई सोसाइटी में फ्रीडम होनी चाहिए, सबको एक जैसी फ्रीडम, एक जैसे इक्वल लॉज होने चाहिए, मतलब समान अवसर होने चाहिए, समान अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, किसी को ज़्यादा किसी को कम, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये जो आपके जो आइडियाज़ हैं, ये कुछ आइडियोलॉजीज़ हैं, ये आइडियाज़ हमें लॉक की जो बुक है, इन हिज बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में भी हमें मिलते हैं, जिसमें लॉक बोलते हैं, लॉक सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, जिसमें वो बोलते हैं कि राजा की जो दैवी शक्ति है उसका वो खंडन करते हैं कि लोगों को उसको नहीं मानना चाहिए, और एब्सोल्यूट जो पावर होती है मोनार्की राजा की, उसको खत्म करना चाहिए। क्योंकि एब्सोल्यूट पावर मीन्स निरंकुश राजा, या जिसको बोल सकते हैं जो ऑल दी पावर्स इन दी हैंड्स ऑफ रूलर या किंग, कि लोगों को, जो आम लोग हैं वहाँ के, उनको बोलने का कुछ राइट नहीं होता, जो सारी पावर होती है वो राजा या मोनार्क के हाथ में होती है। ओके, नाउ रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, प्रोसेसिंग ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। और इसके अलावा दूसरे एक स्कॉलर्स होते हैं, जिसको फिलोसफर स्कॉलर, जिनका नाम है रूसो, वो इस आइडिया को देते हैं कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लोग आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करें, और फिर उसमें से अपना वो आपस में मिलके एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करें, जो कि उनकी बातों को या जो भी उनके आइडियाज़ हैं उनको वो आगे रखें। मतलब उनके अपना पहले वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाए, मतलब सामाजिक संविदा जिसे बोलते हैं वो करे, और उसमें से फिर अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, लोगों को हक होना चाहिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। Okay, now in the spirit of Lord Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative and the executive and the judiciary. इसके अलावा एक मॉन्टिक्यूस एक स्कॉलर हैं, फिलोसफर हैं, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी है द स्पिरिट ऑफ लॉज। उसमें ये क्या बोलते हैं? उसमें ये बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए, गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन होना चाहिए, कि ये नहीं है कि सारी पावर एक एक व्यक्ति के पास हो, पावर जो है वो बटी होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, और गवर्नमेंट में भी डिवीजन होना चाहिए पावर का, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और इनमें पावर बटी होनी चाहिए। और ये जो मॉडल है, बाद में इस मॉडल को यूएसए ने भी अपनाया था, और जो जब वो 13 कॉलोनीज उसकी ब्रिटेन से आज़ाद हुई, बाद में इसी मॉडल को, मेंटिक्यूस का मॉडल जो है, ये डिवीजन ऑफ पावर, इसको बाद में यूएसए ने अपनाया। ओके, नाउ अब आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, कैसे क्रांति की शुरुआत होती है, कैसे जो क्रांति है वो स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट होती है, और क्या क्या चीज़ें होती है, इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नाउ
In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose tax according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the State General, which would then pass his proposal for a new tax. The State General was a political body which the three states sent their representative. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done in 1644 में. जो राजा था वो टैक्स, जैसे आपको पता है कि फ्रांस में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था और राजा को टैक्स बढ़ाना था, लेकिन वो ये अकेले नहीं कर सकता. जो फ्रांस में जो टैक्स बढ़ाने की प्रथा है, वो उसमें राजा अकेले इस चीज़ को नहीं कर सकता है. उसके लिए उसको एक स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलानी होती है, और जिसमें तीनों स्टेट्स के जो लोग होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो इस मीटिंग को कंडक्ट करते हैं और इसके थ्रू वो लॉ पास करते हैं कि कोई जो टैक्स उन्हें पास करना चाहिए या नहीं पास करना चाहिए. तो ये जो मीटिंग है लास्ट टाइम 1614 में बुलाई गई थी. On 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of the State General to pass proposal for a new tax. अब 5 मई 1789 को लुईस जो 16 था, उसने इस स्टेट जो रिप्रेजेंटेटिव थे, स्टेट जनरल थे, उनकी एक मीटिंग बुलाता है और उसमें एक प्रपोजल देता है जिसके लिए जिसमें वो न्यू टैक्स लगाना चाहता है. अपने फ्रांस में वो एक न्यू टैक्स लागू करने चाहता है जिसमें वो सारे लोगों की स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है. अब ये जो मीटिंग थी, इसमें क्या होता है कि भाई इसमें तीनों स्टेट के लोग आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और तीनों स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच. फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं दोनों स्टेट से. और वाइल 600 मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू सेंड एट द बैक. और 600 जो मेंबर हैं वो थर्ड स्टेट से आते हैं, मतलब थर्ड स्टेट में जो मेंबर का नंबर है वो ज़्यादा है. द थर्ड स्टेट वर रिप्रेजेंटेटिव बाई इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स. थर्ड स्टेट में बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, पढ़े लिखे भी लोग आ गए थे, जैसे मैंने आपको बताया. उसमें पेजेंट आर्टिसन वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू असेंबली. लेकिन इसमें क्या था, पेजेंट आर्टिसन और वुमेन जो थे वो इसमें एंट्री नहीं ले सकते थे. ठीक, ओके. Voting the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. अब इसमें क्या था, किस तरीके से वोटिंग होती थी कि स्टेट जनरल इसमें कंडक्ट कराते थे मीटिंग, लेकिन इसमें हर स्टेट का एक वोट होगा, मतलब जो भी तीनों स्टेट में से सबका एक एक वोट होगा. दिस टाइम टू लुईस 16 was determined to continue the same practice. और इस बार भी जो लुईस 16 था वो भी यही तरीका अपनाता है कि भाई जो वोटिंग है वो सबको एक वोट मिलना चाहिए. बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल. लेकिन जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वो बोलते हैं कि हर जो सेक्शन है उसका एक वोट नहीं होना चाहिए, हर सेक्शन का एक वोट नहीं होना चाहिए. जबकि जो थर्ड स्टेट है और मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांड दैट द वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, कि पूरी जो असेंबली है उसके मिला के एज अ होल वोटिंग होनी चाहिए, वेर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, जिसमें सारे मेंबर्स हैं जिनका सबका क्या होना चाहिए, एक वोट होना चाहिए. ओके. लेकिन पहले क्या होता था, हर स्टेट का एक वोट होता था, मतलब फर्स्ट स्टेट का एक वोट और सेकेंड स्टेट का एक वोट और थर्ड स्टेट का एक वोट. और जिसमें क्या होता था, ऑब्वियसली आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेट ही जीतेगा क्योंकि वो दोनों आपस में ही मिले रहते थे, उनको प्रिविलेजेस थे. तो और तो थर्ड स्टेट था वो हार जाता था. तो इस बार जो थर्ड स्टेट था उसने इस चीज़ को मना कर दिया था. दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड बाय द फिलोसफर लाइक रूसो इन हिज बुक. ये जो प्रिंसिपल है रूसो ने भी दिया था. व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट द. लेकिन जो किंग था, राजा था, उसने इस प्रपोजल को मना कर दिया और जो मेंबर थे थर्ड स्टेट के वो प्रोटेस्ट करते हुए वहां से असेंबली से बाहर चले गए. Now, the representative of the third state viewed themselves as a spokesperson for the whole French nation. अब जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो भी सारे ये असेंबली में आए थे, सारे रिप्रेजेंटेटिव एज अ स्पोक्स पर्सन फॉर द थर्ड स्टेट, on June 20 they assembled in the hall of an indoor tennis court in the ground of Versailles. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको याद कर लीजिए. 20 जून जो थर्ड स्टेट के सारे मेंबर थे, जो सारे चले गए थे बाहर, ये 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट. एक इंडोर टेनिस कोर्ट ग्राउंड था कहाँ पे, वर्साइल में, वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए 20 जून को. ठीक है. They declared themselves as a national assembly and swore not to disper till they had drafted a constitution for France that would limit the power of monarch.
और इन्होंने कसम खा ली कि ये जब तक ये नेशनल दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज ए नेशनल, पहली बात तो इन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया कि ये खुद की एक नेशनल असेंबली है, ये खुद अपने आप एक नेशनल असेंबली बनाएंगे। और इन्होंने कसम खाई कि जब तक ये एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते हैं जिसमें फ्रांस जो रूलर है उसकी पावर को लिमिट कर दिया, जो रूलर है उसकी पावर को कम कर दिया इन्होंने। जो ये लोग थे थर्ड स्टेट के जो बाहर आ गए थे, इन लोगों ने खुद की एक नेशनल असेंबली बनाई और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ड्राफ्ट किया, बोला कि जिसमें जो राजा है रूलर है उसकी पावर को कम किया जाए। अब इसमें कौन लोग थे? दे आर लेड बाय मिरबू एंड एबे साबीज। इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट लोग हैं, मिराबू एंड एबे साबीज। ये मिराबू was born in a noble family but was conceived of the need to do away with the society of feudal privileges। और ये इसमें नोबल फैमिली में थे लेकिन ये बिलीव करते थे फ्यूडल जो प्रिविलेजेस हैं उसको सोसाइटी से हटाया जाए। ही ब्रॉट आउट अ जनरल एंड delivered powerful speech to the ground at the वर्साइल। इन्होंने बहुत सारी स्पीचेस भी दी है। एबे सावी ओरिजिनली अ प्रिस्ट, जो एबे साइज थे वो एक ओरिजिनली क्या थे? प्रिस्ट थे। उन्होंने रोट एंड पैम्फलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड स्टेट। एबे साइज थे जो एक प्रिस्ट थे, कहने मतलब पेशे से वो, और उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था जिसमें जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो आपको यहाँ तक कहानी समझ आई कि क्या क्या हुआ, कि जो थर्ड स्टेट के जो लोग थे वो कैसे, जो स्टेट जनरल असेंबली जो यहाँ पे वो एक लॉ पास करने वाले थे टैक्स बढ़ाने के लिए, उससे वो कैसे बाहर आ गए। उन्होंने एक अपनी नेशनल असेंबली बनाई और उसमें उन्होंने, और जो दो मेन लीडर थे मीराबू एंड अवे सावे, उन्होंने कैसे कैसे चीज़ों को चेंज किया। तो ये सारी सिचुएशन हो रही थी। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France settled with the turmoil। अब क्या था, जो नेशनल असेंबली थी वो वर्साइल बिजी थी, वर्साइल में अपना बोल सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी। और जो फ्रांस के जो लोग थे वो टर्मोइल से गुजर रहे थे, वहाँ पे फ्रांस में बहुत सारी चीज़ें और हो रही थी। As severe winter had meant a bad harvest, the price of bread rose, and often bakers exploiled the situation, hoarded supplies। एक सीवियर अब एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर विंटर स्टार्ट हुआ और उसमें क्या हुआ, बहुत ही बेकार जो फसल थी पूरी तरीके से खराब हो गई। जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो बढ़ गए। बेकर्स जो थे एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन और होर्डेड सप्लाईज। जो बेकर्स थे वो सिचुएशन क्या करते थे, सिचुएशन को और ज़्यादा वर्स बनाते थे, मतलब जो भी लोग आते थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे, ज़्यादा पैसे लेते थे। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्विज एट बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप। अब जो लेडीज थी उनका मेन रोल था, क्योंकि वो खाने का सामान था वो लेने जाती थी बेकर्स के शॉप पे, और वो मतलब घंटों बहुत ही लंबी लाइन में लगे लगे वो परेशान हो जाती थी, एंग्री हो जाती थी। उससे उन्होंने क्या करा, जो शॉप्स थी उनको ही तोड़ना स्टार्ट कर दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस। और इसी टाइम पे क्या हुआ, जो किंग था उसने ऑर्डर दे दिया ट्रूप्स को, सेना को, कि आप पेरिस में जाओ। ऑन 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म डिस्ट्रॉय द बेस्टेल। और 14 जुलाई को जो क्राउड थी उसने क्या करा, बेस्टेल जो था, जो प्रिजन थी वहाँ की, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये सारी सिचुएशन आपकी स्टार्ट हुई थी। ऐसे ऐसे आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, ये जो क्रांति थी, वो शहरों में स्टार्ट हो गई थी। नाउ अब क्या होता है, इन द कंट्री साइड rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy ripe crops। अब लोगों को थोड़ी सी rumors फैल गए थे, मतलब गांव गांव हर जगह, कि भाई जो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, जो किसान लोग हैं उनकी फसल को डिस्ट्रॉय करने वाले, उनकी फसल को खराब कर रहे हैं। अब caught in a frenzy fear, peasant in several districts seized the horse and pitchforks and attacks chitwaks। अब जो पेजेंट थे वो लोगों को इनको पता चला कि भाई जो लोग हैं जमींदार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो इनकी फसल को खराब कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने हाथों में पिचॉक्स या जो जो भी उनके भाले या कुछ होते हैं, उससे जाके उनकी जो हवेली थी, बड़ी बड़ी चिटॉक्स बोलते हैं जिसको, उन पे जाके अटैक कर दिया। और दे लूटेड होर्डेड ग्रेन एंड बर्नट आउट डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मैन्योरल ड्यूज। और इन्होंने बहुत सारी ड्यूट्स और लूटेड मतलब बहुत सारी लूट मार करी, और जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स थे उनको जला दिया। अब ये सिचुएशन थी देहात में, आप बोल सकते हो गांव के साइड में। और ऊपर सिचुएशन चल रही थी शहरों में, कि पेरिस में, मेन जो सिटी थी उनकी पेरिस में, वहां पे ये सिचुएशन थी। तो आप कह सकते हो कि दोनों तरफ जो विद्रोह की जो आग थी, विद्रोह जो था, रेवोल्यूशन जो था, वो स्टार्ट हो चुका था। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded
recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now be checked by a constitution. और इन सबको देखते हुए जो लुई 16 था वो नेशनल असेंबली को मान जाता है, नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे देता है और इस बात को स्वीकार कर लेता है कि जो उसकी पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगी. ऑन 4 August 1789 the assembly passed a decree abolishing the feudal system of abolition और obligation and taxes. 4 अगस्त 1789 को दो असेंबली थी उसने डिक्री पास कर दी. उसमें उन्होंने फ्यूडल सिस्टम जो था उसको ख़त्म किया. उसमें उसको लिखा कि फ्यूडल जो सिस्टम है वो अब ख़त्म हो जाएगा. मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी वर, जो मेंबर्स थे क्लर्जी और नोवेलिटी, उनके जो सारे प्रिविलेजेस हैं बाय बर्थ उनको मिले गए वो भी ख़त्म कर दिए जाएंगे. तीथेस वर अबॉलिश्ड, और जो तीथेस था उसको अबॉलिश कर दिया गया. लैंड जो चर्च ने कॉन्फिस्केट करी थी, मतलब चर्च ने कुछ अपने कब्जे में जमीन को कब्जा कर लिया था, उसको भी उनसे ले लिया गया. एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिवरेज, और गवर्नमेंट को 2 बिलियन लिवरेज कुछ वहाँ से मिले. ओके, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि कैसे फ्रांस था, फ्रांस की सोसाइटी थी, वहाँ पे क्रांति जो रेवोल्यूशन था उसका आउटब्रेक हो गया था, क्रांति स्टार्ट हो गई थी. लोग कैसे कैसे गांव में और शहरों की तरफ विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था. और जो राजा था वहाँ का उसने क्या करा, जो फ्रांस में जो नेशनल असेंबली थी उसको मान्यता दे दी और जो एक फ्यूडल सिस्टम था उसको भी ख़त्म कर दिया गया और उसकी जो पावर थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अब चलेंगी. नाउ फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब क्या होता है कि फ्रांस जो है अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने जा रहा है. फ्रांस में नेशनल असेंबली तो बन गई थी, अब वो एक नया ड्राफ्ट बना रही थी. नेशनल असेंबली कंप्लीटेड एंड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 79. अब नेशनल असेंबली 1791 में उसने अपना ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था उसको कंप्लीट कर दिया. इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट पावर ऑफ द मोनार्क. These power, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different constitution, the legislative, executive and judiciary. This made of France a constitutional monarchy. अब क्या होता है, फ्रांस जो नेशनल असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया 1791 में, और जो पावर थी मोनार्की उसको लिमिट कर दिया गया. जो मोनार्की जो पावर है उसको लिमिट कर दिया गया, मतलब उसकी पावर को कम कर दिया गया. और जो पावर थी वो सारी एक पर्सन के हाथ में ना देके पावर को नाउ डिवाइडेड और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक लेजिस्लेचर बना दिया, एग्जीक्यूटिव बना दिया, जुडिशरी बना दी. इन तीनों के पास में इक्वल पावर दे दी गई. दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब मीन्स हम कह सकते हैं कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हो गई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहाँ पे राजतंत्र होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई. संविधान बना दिया गया और मोनार्की थी लेकिन जो पावर थी रूलर के हाथ में बहुत ज़्यादा कम दे दी गई थी. अब नाउ द Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly. अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग नेशनल असेंबली को पावर मिली हुई थी, which was indirectly elected. That is, the citizen voted for group of electoral who choose the assembly. Not all the citizens have the right to vote. अब इसमें क्या करा था इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था नेशनल असेंबली ने, इसमें भी थोड़ी चेंजेस थे. इन्होंने क्या करा, ओनली men above 25 years of age who paid tax equal at least 3 days of labor wages were given status of a active citizen. इन्होंने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रूल्स बनाए कि जो वोट टू राइट है वो ओनली उन लोगों को दिया गया जो सिर्फ आदमियों को दिया गया अबव 25 ईयर ऑफ एज, मतलब जो 25 साल से ज़्यादा के आदमी हैं उनको ये राइट दिया गया कि वो वोट कर सकते हैं और जिनकी मिनिमम वेजेस 3 डेज ऑफ लेबरर्स के बराबर है. और उन लोग ऐसे लोगों को बोला गया है एक्टिव सिटीजन. ऐसे लोगों को उन्होंने एक्टिव सिटीजन बोला गया. दैट इज दे वर इंटाइटल्ड टू वोट. द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन आर क्लास एज अ पैसिव सिटीजन. और जो मैन और वुमेन थे उनको पैसिव सिटीजन बोल दिया, और पैसिव सिटीजन को कोई भी वोट करने का राइट नहीं है. टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टोर देन अ मेंबर ऑफ द असेंबली मैन टू बिलोंग द हाईएस्ट ब्रैकेट्स ऑफ टैक्स पेयर. और उसके पास ये भी होना चाहिए कि भाई वो हाईएस्ट टैक्स पेयर होना चाहिए अगर उसको वोट करना है. बिलोंग एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली मैन हैड टू बिलोंग द, अगर उसको मेंबर बनना है असेंबली का तो उसको हाईएस्ट टैक्स पेयर भी होना चाहिए, मतलब उसको सबसे ज़्यादा टैक्स वो
सरकार को देगा तभी वो असेंबली का हिस्सा होगा। तो इस तरीके से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। और द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन सच एज द राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखो स्टार्टिंग में ही लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, मतलब इसमें राइट का, मैन का राइट है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन मतलब आदमियों को ही अधिकार दिए गए एंड सिटीजन, राइट सच एज द राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ, ये सारे लॉज और ये सारी जो आइडियाज थे, राइट्स थे, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। वी स्टैब्लिश एज नेचुरल एंड इनेबल राइट्स, दे आर बिलोंग टू ईच ह्यूमन बींग, और ये सारे ह्यूमन बींग्स को इन्होंने बाय बर्थ एंड नॉट टेकन अवे, और ये उनसे लिए नहीं जा सकते हैं। ये फर्स्ट जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था बन के तैयार हो गया इस तरीके से, और फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश हो गई। ओके, नाउ क्या होता है इसके बाद फ्रांस अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन वी विल डिस्कस। ओके, बैक टू वर्क। अब फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। कैसे फ्रांस में मोनार्की को खत्म किया गया और वो अब रिपब्लिक बना, क्या सिचुएशन हुई। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। इन सारे टाइम पे जो फ्रांस में सिचुएशन थी वो टेंस ही थी, मतलब विद्रोह का ही, रेवोल्यूशन का ही टाइम था। ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आने से जो फ्रांस की सिचुएशन थी वो कुछ बेहतर हो गई थी, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे टेंशन या ये जो आप बोल सकते हो विद्रोह जो था, प्रोटेस्ट था, वो कंटिन्यू ही था। ऑल्दो लुई 16 हैज साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि लुई 16 जो था उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे भी साइन कर दिया। ही एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट negotiation with the king of Persia, ruler of other neighboring countries, to be were worried about the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789। अब ये क्या करा इसने, जो फ्रांस का रूलर था लुई 16, इसने चुपके से एक नेगोशिएशन, मतलब किंग ऑफ पर्शिया, पर्शिया का जो किंग था उसके साथ एक नेगोशिएशन साइन कर लिया गया, जिसने इसमें क्या था, रूलर ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज वर वरीड टू, अब मतलब जो रूलर थे नेबरिंग कंट्रीज के वो वरीड थे कि भाई क्या होगा यहाँ पे, फ्रांस की सिचुएशन क्या होगी। तो उन्होंने क्या करा, फ्रांस में विद्रोह को दबाने के लिए कुछ ट्रूप्स या सेना भेज दी, और ताकि जो पिछले समर से 1789 से जो स्टार्ट हुआ है, समर से विद्रोह यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, उसको दबाने के लिए उन्होंने कुछ क्या कहते हैं सेना भेज दी। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल इन 1792 डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, 17 इसके बाद क्या होता है, अप्रैल 1792 में जो नेशनल असेंबली थी उसने वॉर डिक्लेयर कर दिया पर्शिया, अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ठीक है, आपको पता है ना, ऑस्ट्रिया की ही प्रिंसेस थी वो, जो मैरी ये लुई 16 की जो वाइफ थी वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। एंड जो पर्शिया और ऑस्ट्रिया थे जो वो दोनों फ्रेंड्स थे। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर थ्रॉन्ग फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी, और यहाँ से जो फ्रांस से बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया कि वो अपनी जो क्या कहते हैं देश के साथ लड़ेंगे दुश्मन दुश्मन देश से, तो अपने देश को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने आर्मी में बहुत सारे लोग चले गए। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एट्रोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप, और ये लोग थे वो इस वॉर को राजा और एट्रोक्रेसी के बीच में, पूरे यूरोप में एट्रोक्रेसी जो तानाशाही थी, जो राजशाही थी, उसके बीच में, और लोग राजा के बीच में इस वॉर को देख रहे थे। अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग दे sang were the Marseillaise composed by the poet रॉजर डी लेसिल। और उस टाइम पे जब ये लड़ाई के लिए जा रहे थे, वॉर पे जा रहे थे, उन्होंने अपना एक सॉन्ग बनाया जिस दे sang was the मेर्सेल्स करके सॉन्ग था, और इसको कंपोज किया था रॉजर दे लेस ने। इट वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वॉलंटियर फ्रॉम मर्सेल्स एज दे मार्च इनटू द पेरिस, जब ये पेरिस में मार्च कर ले। सो इट्स
got its name. The Marseillaise is now the national anthem of some very important. ये जो मर्सेल्स है, जो इस टाइम पे जो फ्रांस के जो लोग थे वॉर के लिए जा रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने ये जो गाना बनाया था, अब ये उनका एक नेशनल एंथम बन गया है. The revolutionary war brought losses and economic difficulty to the people. वॉर तो का जो लोग थे वो मतलब फ्रांस जो था वो वॉर हारते जा रहा था और लोगों की जो जीवन में इकोनॉमिक डिफिकल्टीज और आती जा रही थी. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their family. जो लोग थे वो तो वॉर पे चले गए थे, जो लेडीज थी उनको अपनी फैमिली को टेक केयर करना था, उनको अपनी फैमिली को लुक आउट करना था और इसके लिए उन्हें अर्निंग करनी थी अपनी. लास्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कंसीव दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 गेव पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. और लोग ये भी विश्वास कर रहे थे कि भाई रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि जो राइट मिले हैं वो सिर्फ इनको भी लग रहा था. फिर इसमें थोड़ा सा वो था कि भाई इनको लग रहा था कि और लोगों को जो इनसे गरीब थे कि जो राइट्स मिले हैं वो रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ही मिले, जो पेजेंट्स या जो वर्कर क्लास है उनको कोई भी राइट्स नहीं मिलेंगे. तो उन्हें लगता था कि हमें जो रेवोल्यूशन है उसको और कंटिन्यू करना चाहिए. पॉलिटिकल क्लब्स, अब क्या होता है, पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश टू डिस्कस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर फॉर्म. पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे जो भी पॉलिटिक्स के बारे में या कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं या फंक्शन है उनके बारे में जो डिस्कस करना चाहते थे, उस पर बातचीत करते थे, उसके लिए उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स बना लिए कुछ. और उसमें से जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्लब्स था वो था जैकोबिन्स हु गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोबिन पेरिस. पुरानी कोई चर्च थी सेंट जैकोबिन पेरिस में, एक पुरानी चर्च थी, उससे इन्होंने ये जैकोबिन क्लब्स नाम मतलब इस क्लब का रखा था. और वुमेन भी इसमें एक्टिव थी और उन्हें उनके भी खुद अपने कुछ क्लब्स बन गए थे. अब क्या होता है, द मैम ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है. द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग टू मेनली टू द लेस पॉपुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. और जो भी मेंबर थे जैकोबिन क्लब के वो बहुत ही गरीब तबके जो सेक्शन था सोसाइटी का वहाँ से आते थे. उसमें शॉपकीपर हो गए, आपके आर्टिसंस हो गए, शू मेकर हो गए, पेस्ट्री कुक्स हो गए, वॉच मेकर्स हो गए, प्रिंटर हो गए और एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेजेस वर्कर. ये सारे लोग जैकोबिन क्लब में मेंबर थे. ये सारे मतलब बिलोंग करते थे जैकोबिन क्लब से. अब इनका जो एक लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. जैकोबिन क्लब का जो एक मेंबर था वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. इसको आप बहुत याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका नाम ये आगे आने वाला है, इसके ही कारण क्या क्या होता है. अब large group among the Jacobin decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by dock workers. इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपनी थोड़ी सी अलग सी आइडेंटिटी रखेंगे और लार्ज ग्रुप जो मतलब बहुत सारे जो लोग थे जैकोबिन्स में, उन्होंने डिसाइड किया वो वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर, लंबी लंबी पैंट पहनते थे, मतलब स्ट्रिप्ड वाली जिसमें ऐसे धारियां थी. और दोज टू वॉर्न बाय डॉक वर्कर, जो जैसे डॉक वर्कर थे जो मतलब जहाज पे काम करते थे वैसी उस टाइप की कुछ पैंट्स थी, वैसे लोग ये पहनते थे. तो जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर थे वो भी ऐसी लंबी धारियों वाली ट्राउजर पहनने लगे. अपार्ट फ्रॉम देयर फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्पेशली नॉवेल्स हु वर नी ब्रीचेस, और दिस वॉज सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्पेशली हु वर नी ब्रीचेस. और जो स्पेशली जो नॉवेल्स थे हु वर नी ब्रीचेस, वो नी ब्रीचेस पहनते थे. इट a way of proclaiming the end of power wielded by the worker of knee breeches. ये प्रूव कर रहा था कि नी ब्रीचेस होता है कि जिसमें वो घुटने तक वो दिखाते हैं कि भाई उन्होंने इसको वो इसलिए शो करते हैं. यहाँ पे नी ब्रीचेस लगा रखे थे कि वो एंड ऑफ पावर है, जो पावर को वो खत्म करना चाहते हैं. तो ये यहाँ तक पहनते थे, ऐसी इनकी ड्रेस थी. सो नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच और आई होप यू लाइक द वीडियो. और अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ भी कमेंट करना है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.